हम लोगों ने पर्यावरण की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और क्वेश्चन आंसर भी उसके कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से समझा है और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 वायु। ये चैप्टर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए और समझना भी है हमको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना बस है। तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज हमारा पार्ट ए है और कल हम जो है पार्ट बी लाएंगे। तो दोनों ही पार्ट देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। और अगर आप चैप्टर अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको यहीं से बन जाएंगे। मतलब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर टीचर्स बाहर से भी क्वेश्चन देता है तो वो भी आपसे बनेगा। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर को। हमारी पृथ्वी चारों ओर से क्या है, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। सिंपल सी यहाँ पे एक डेफिनेशन दे के रखी है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल क्या है, तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से काय से घिरी हुई है, तो वायु की घनी परतों से घिरी हुई है हमारी पृथ्वी। यहाँ से चारों ओर से क्या है, वायु की घनी परत है। इसी को क्या कहा गया है, वायुमंडल। मतलब वायु का एक मंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर कौन सा एक मंडल है, वायुमंडल। ठीक है। पृथ्वी पर क्या है, सभी जीव जो है जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो मानव होते हैं वो। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। सोचिए, यदि यह सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय क्या है, गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय क्या हो सकते हैं, ठंड से जम भी सकते हैं। सोचिए। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल से क्या होता है, वायु की परतें होती है, तो जो सूरज है, सूरज की किरणें क्या है, उससे टकरा कर और वायु की वजह से थोड़ी सी शीतल हो जाती है। नहीं तो अगर जो वायुमंडल की परत नहीं हो तो जो सूरज की किरणें हैं डायरेक्ट आएंगी हम पे, तो उससे हम क्या कर जल भी सकते हैं। और रात के समय इतनी ठंड पड़ती है अगर वायु की परत नहीं होती कि हम क्या होते, जम जाते। जमने का इन द सेंस कि जो हमारे अंदर ब्लड है, लिक्विड है, तो वो जम जाता, तो मतलब कि हम जम जाते। अतः यह वह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को क्या किया है, रहने योग्य बनाया है। ठीक है। यहाँ पर सिंपल से एक वायुमंडल की डेफिनेशन ही क्या है और इसके क्या क्या प्रभाव है, तो ये हमें क्या करें, जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम देखते हैं, इस बॉक्स में देख के रखा है, क्या आप जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित जो भी ऊष्मा होती है, क्या होती है कि एल्बिडो पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में नहीं होगा तो सोचिए, देखिए कि जो क्या है, पृथ्वी के जो सूरज की किरणें हैं आती हैं और उसी से ऊष्मा जो है विकिरित होकर वापस जाती है। तो अगर पूरी ऊष्मा बाहर चली जाएगी तो हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम इसमें रह भी नहीं पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की जो विकिरित ऊष्मा है उसको क्या है, पृथ्वी पर रोक देती है। और इससे ही क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में क्या होगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो क्या होगा, इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होगा। किंतु क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी तो जैसे क्या है, सीमित है। तो जितनी ऊष्मा हमको चाहिए है जीवित रहने के लिए, तो उतनी तो वो रोक लेती है। पर अगर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे पृथ्वी पर तो क्या है, तापमान भी अधिक, ऊष्मा भी अधिक हो जाएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारी पृथ्वी उतनी ही ज़्यादा गर्म होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसे ही क्या कहा गया है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा गया है।
तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे ही क्या कहा गया है? भूमंडलीय तापन कहा गया है। जो ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है उसे क्या कहा गया? भूमंडलीय तापन। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ क्या करने लगी है? पिघलने लगी है। अब इसके कारण देखें तो क्या हो रही है, जब तापमान में ज़्यादा वृद्धि होगी तो जमी हुई जो बर्फ़ है वो क्या है? पिघलेगी। बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघल के नदियों के द्वारा कहाँ जाएगी? समुद्र में। समुद्र का क्या हो रहा है? जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या हो रही है? बाढ़ आ रही है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु भी क्या हो सकते हैं? लुप्त हो सकते हैं। सीधी सीधी बात है। यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी की जो ऊष्मा है, पृथ्वी से विकिरित जो भी ऊष्मा है उसको पृथ्वी पर रोककर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। पर क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगी? ज़्यादा ऊष्मा रुकेगी और पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी, जिससे क्या होगा? भूमंडलीय तापन होगा। भूमंडलीय तापन का क्या है? जब भूमंडलीय तापन से सीधा मतलब समझो कि अत्यधिक गर्मी हो जाना, अत्यधिक ऊष्मा का हो जाना। तो इससे क्या होगा? जो हमारे हिमनद है वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है, जो नदियों का स्रोत है, बर्फ़ जल्दी जल्दी पिघलेगी और बर्फ़ पिघलेगी नदियों के द्वारा कहाँ आएगी? पानी के रूप में नदियों में, सागर में। सागर के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ आएगी। तो इससे बहुत सारी हमारी जो क्या बोलते हैं कैलेमिटीज़ उनका जन्म होता है। वायुमंडल का अपन संगठन देखते हैं। वायुमंडल, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है वायु का अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसने वायुमंडल का बड़ा भाग क्या है? भाग बना है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, हीलियम हो गया He, ओजोन हो गया O3, ऑर्गन हो गया Ar और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि अत्यधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ये दो बड़ी गैसें अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती हैं और ये कम मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र हम 4.1 के उससे देखेंगे। वृत्तरेखा दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ देखते हैं, पहले डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। डायग्राम समझता है कि डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि जो वायु होती है वो क्या होती है? वायु केवल ऑक्सीजन से तो नहीं बनती है। वायु में क्या होते हैं? बहुत सारे घटक होते हैं। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन के सबसे पहले सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन 78%। फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन 21% वायु में। उसके बाद क्या होता है? ऑर्गन 0.93%। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कभी कभी प्रतिशत भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखना। और जो अन्य गैस हैं जैसे हीलियम हो गया, तो ये हो गई 0.04। जब हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा? 100 आएगा। आप लोग टोटल करके देख लेना। तो इन्होंने कहा है कि जो वायु होती है वो क्या होती है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जैसे 78% हो गई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारे गैस से होती हैं। फिर क्या है? नाइट्रोजन वायु में, अब हम क्या करेंगे? इन गैस के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कितनी है? 78%। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उससे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो वे क्या करते हैं? वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। जैसे इंसान क्या करता है? डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। पर क्या करते हैं? पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, पर वो सीधे वायु से नहीं ले पाते हैं। तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका क्या करते हैं? स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों इसका क्या कर सके? प्रयोग कर सके। देखिए समझते हैं क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं
उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, पर क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हैं। तो ये पेड़ बन गया है, समझ लीजिए। यहाँ पर ये पेड़ की जड़ है। तो क्या करती है ये जड़, क्या करती है, जो नाइट्रोजन होता है वायु से क्या लेंगी, ये नाइट्रोजन लेंगी और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगी, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें और पोषण प्राप्त कर सकें। तो नाइट्रोजन हो गया किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाइट्रोजन है पौधों के लिए। हम लोग भी ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा में नाइट्रोजन ले लेते हैं, पर उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, दूसरे नंबर पे है ये। ठीक है, पहले नंबर पे नाइट्रोजन हो गई 78 और ऑक्सीजन कितनी है 21%। ऑक्सीजन 21% है ऑक्सीजन। तथा मनुष्य तथा पशु सांस लेने में क्या करते हैं, वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जबकि हरे पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो मनुष्य है और पशु है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, और जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। पर यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पशु भी ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वहीं पौधे इसके विपरीत क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। पर अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, पेड़ों की अत्यधिक मात्रा में कटाई हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल रही है कारखानों के माध्यम से। मनुष्य तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता ही है, तो इसीलिए ये क्या है, संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मतलब कि दोनों में क्या बनी रहती है, समानता, जो ऊपर अपन ने समझा है, जिससे यह संतुलन क्या बना रहता है। परंतु संतुलन क्या होता है, नियंत्रित रहती है, मतलब कि बराबरी रहती है। जो हमने यहाँ से CO2 छोड़ी, यहाँ से जो CO2 हमने छोड़ी वो इन्होंने, पेड़ों ने एब्जॉर्ब कर ली और इन्होंने क्या बना दी, उसकी बराबरी में O2 बना दी। तो क्या होता है, संतुलन बना रहता है। परंतु क्या है, यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। भी वायुमंडल में क्या होते हैं, कितना करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। सोचिए, टन क्या होता है, 100, मतलब कि 1 टन में क्या होता है, 100। सॉरी, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा पेन का। आप सोचिए कि जो ये संतुलन है, मतलब जो तेल ईंधन की वजह से जो हम प्रदूषण करते हैं उससे करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। मैं क्या बोल रही थी कि 1 टन में कितना होता है पता है, 1000 किलोग्राम होता है। और सोचिए इधर क्या लिखा है, करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मौसम और जलवायु किस लिए प्रभावित होती है, इसी कारण होती है। यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए दिया गया है, पढ़ लेते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, वायु क्या होती है, गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से क्या होती है, ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, वायु चक्र बताया गया है। जैसे समझिए, यहाँ पर ये है धरातल, मान लीजिए ये गर्म वायु है, तो गर्म वायु क्या होती है, फैल जाती है पूरे में और ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, फैल के क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। अब ये जो वायु ऊपर उठी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से कोई चीज़ जाएगी तो मतलब ये जगह खाली हो गई, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ठंडी वायु आ जाएगी। ये सॉरी, गर्म नहीं,
इस स्थान पे ठंडी वायु आ जाएगी इस स्थान को भरने के लिए। तो ऐसे ही वायु चक्र चलता है रहता है। आपने अगर वो पढ़ा होगा कि जो पानी उबलता है किस प्रक्रिया से उबलता है, संवहन प्रक्रिया से। संवहन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो नीचे जो मतलब कि आग के जो कांटेक्ट में रहता है, मतलब नीचे की जो परत रहती है भगोने की, तो वो पहले गर्म होगी, फिर वो क्या होती है बुलबुले के रूप में ऊपर चली जाती है, फिर जो ऊपर का ठंडा पानी होता है वो नीचे आ जाता है। सिमिलरली इन्होंने बताया है वायु चक्र की। गर्म वायु क्या करेगी, फैलेगी, ऊपर जाएगी, उसको भरने के लिए क्या होगी, ऊपर से ठंडी वायु नीचे आ जाएगी। तो ऐसे वायु चक्र चलता रहता है। यहाँ पर कुछ जलवायु परिवर्तन का दिया गया है, बहुत सारी न्यूज़ की कटिंग दी गई है कि जो वार्मिंग हो रही है वो अनस्टॉपेबल है, मतलब इसको मतलब रोका नहीं जा सकता है। और जो हमारी सनस्क्रीन है वो भी पतली हो रही है, लाइकली थिन हो रही है, बहुत ही पतली हो रही है। और कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या ला सकता है, फिर से जुरासिक जो काल था, वो जुरासिक काल था वो वापस ला सकता है। जब आग का बोलते हैं ना, पृथ्वी पहले क्या थी, आग का गोला थी। तो यहाँ पे क्या है, पढ़े एवं मनन करें। क्या क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है। हम थोड़ा सा भूमंडलीय तापन पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमको कभी कभी बोलने के लिए या हमको पता होनी चाहिए। क्या होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, हमें एक ग्रीन हाउस गैस तो पता है CO2, पर क्या होती है वायुमंडल में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, CO2 हो गया, और ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन सब के बढ़ने के कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, मतलब जो हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, वो औसत तापमान कहलाता है। तो औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। सिंपल सी बात है, वायुमंडल में जब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनकी वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, और ग्लोबल उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि तापन, भूमंडलीय तापन। इसकी वजह से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन, जैसे वहाँ डिस्कस किया था कि हिमनद पिघलते हैं, हिमनद पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है, बाढ़ आती है, और जो तटीय क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना क्या है, तो ये वायुमंडल जो है हमारा पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल पाया जाता है वो क्या है, परतों में विभाजित है। जो हम पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है ना, बहिर्मंडल है। ये सारे मंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल की संरचना क्या है, तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सबसे पहली कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, उसके बाद आती है समताप मंडल, उसके बाद आती है मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य वायुमंडल, उसके बाद बाह्य। यहाँ पर देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल, ये डायग्राम मैंने दूसरा लिया है, इससे आपको समझ में आएगा। वो थोड़ा सा क्या है, इस डायग्राम को बना नहीं सकते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, इसीलिए। तो यह परत वायुमंडल की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सबसे निचली परत है, यहाँ पृथ्वी से 13 किलोमीटर तक कौन है, क्षोभ मंडल कहलाता है। और इसी मंडल में जो वायु स्थित होती है उसी से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और यहीं पर सभी मौसमी प्रभाव घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि वर्षा भी इसी मंडल में होती है, कोहरा भी, ओलावृष्टि भी, सब क्या होती है, इसी मंडल में होती है। फिर और इसके ऊपर जाएंगे तो कौन सी आ जाएगी, समताप मंडल आ जाएगा। समताप मंडल, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, समताप मंडल कहलाता है, जो क्या है, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब यह क्या है, तो परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। जो आप देखते हैं ना, ये जो बादल बनते हैं, बारिश होती है, ये सारी परिघटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में।
अगर हम अपनी पृथ्वी से देखें तो 15 किलोमीटर के दायरे में ये सारी घटनाएं होती हैं। उसके ऊपर अगर आप जाओगे ना तो क्या आ जाएगा, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और यहाँ पे क्या है, ना बादल होते हैं, ना मौसमी परिघटनाएं, कुछ भी नहीं होती हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ क्या होती हैं, आदर्श होती है। ना यहाँ ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तो यहाँ पर आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। इससे यहाँ हवाई जहाज़ उड़ने के लिए बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। हमने पढ़ा है जो ओजोन परत होती है वो कहाँ होती है, समताप मंडल में ही होती है। और ये क्या करती है, जो परावैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होती हैं, उनसे रक्षा करती है, मतलब उनको आने नहीं देती है। क्षोभ मंडल पढ़ लिया पहला। दूसरा क्या पढ़ लिया, समताप मंडल। तीसरा पढ़ते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है, तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह सप्तम मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। क्या होता है, अंतरिक्ष से बहुत सारे उल्कापिंड जलते हैं, पर क्या होते हैं, मध्य मंडल पर आने पर ही क्या होते हैं, ये जल जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। बाह्य वायुमंडल, इसको ही क्या बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल को आयन मंडल बोलते हैं। ये बाह्य वायुमंडल है, आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल से ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक क्या है, भाग है, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। आयन मंडल से इसीलिए याद होता है, क्योंकि जो रेडियो परत का जो उपयोग होता है, जो मतलब हम रेडियो सैटेलाइट भेजते हैं, रेडियो जो संचार करते हैं, वो इसी परत के लिए उपयोग करता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगें होती हैं, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। क्या होता है कि रेडियो तरंगें होती हैं, पृथ्वी जैसे यहाँ पर जो भी रेडियो तरंगें होती है पृथ्वी से ऐसी भेजी जाएंगी, आयन मंडल में टकरा कर ये वापस आ जाएंगी, तभी हम लोग जो एफएम वगैरह है ना वो सुन पाते हैं। बहिर्मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, मतलब कि सबसे बाहर परत बहिर्मंडल। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैस है, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, और यहीं से अंतरिक्ष में क्या होती है, तैरती रहती है। इसकी बात का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए, आपको होप सो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। समझाने की कोशिश की है। और ये डायग्राम याद रखना, डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे डायग्राम बनाना है, तो ये वाला डायग्राम आप बनाइएगा, मतलब ये वाला डायग्राम अच्छा है, पर यहाँ क्या है, समझ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या आता है, समझ में आ जाता है। थोड़ा सा यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में के बाद क्या आ जाती है, क्षोभ सीमा आ जाती है। मतलब जो मंडल जिस मंडल की जहाँ सॉरी जैसे ऐसे समझिए, किसी चीज़ की जहाँ तक सीमा होती है, तो यही इसकी क्षोभ मंडल की सीमा को क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा। समताप मंडल में क्या होती है, आदर्श स्थितियाँ होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ती है। यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। और आदर्श स्थितियों का मतलब यहाँ पर जो हवाई जहाज़ है टकराने की उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा वायु तेज़ होती है और ना ही क्या होता है, बारिश की परिघटनाएं हैं, ना ही बादल, ना ही ओले, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल, मध्य सीमा आती है। बाह्य वायुमंडल, यहीं पे क्या होता है, आयन मंडल भी होता है, जहाँ पे रेडियो सिग्नल पृथ्वी से भेजे फिर वापस आ गए, इसी की वजह से हम लोग क्या रेडियो सुन पाते हैं या एफएम सुन पाते हैं। उसके बाद आ जाता है बहिर्मंडल। ये देखिए, ये डायग्राम आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जो बनाने के लिए ये डायग्राम बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर चीज़ें एक बार समझ में आ जाती हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करें और कुछ नहीं बनता है
तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर लिखना सिखा दूँगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा